Hey everyone, welcome to my channel Discover Study with your Political Science mentor प्रीति बोरा। दोस्तों ये है पार्ट नंबर 6। यस, पार्ट नंबर 6 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का। ये जो 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है ना, ये बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए करने के लिए, और इसको करने का तरीका भी मैं आपको बता चुकी हूँ। क्या करना है, जैसे भी क्वेश्चन आता है वैसे ही स्क्रीन पॉज करो। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वालों कोई दिक्कत नहीं आएगी, हिंदी में सब कुछ बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है। क्वेश्चन आता है, स्क्रीन को पॉज करना है, खुद से आंसर देना है एंड फिर प्ले करना है कि पता चले कि यार इसका एक्चुअल आंसर क्या है, ठीक है, वो पता करने के लिए। और जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ ना वीडियो के दौरान, वो आप आंसर जरूर किया करो, क्योंकि देखो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन तो दोबारा आता नहीं है, बट सेम टॉपिक से आता है। इसलिए आपको क्या करना है, उस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर मैंने कुछ होमवर्क दिया है कि यार इसमें इस मतलब पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड ये टॉपिक पढ़ लेना, तो आपको पढ़ के आना है वो। ये बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज है। अभी तक इसमें मैं बता देती हूँ 250 क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है, आधा काम हमारा हो चुका है। आज मैं कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 251 से 300 तक, ठीक है। 50-50 क्वेश्चंस करा रही हूँ डेली, एंड बहुत ही अमेजिंग वीडियो है, तो आपको करना जरूरी है। शेयर करो इसको यार, जितना देखो कल वीडियो नहीं आई थी, रीजन बीइंग कल आपका परसों वाले वीडियो में इतने व्यूज नहीं आए थे, ठीक है। तो जब तक आपके मेरे को व्यूज नहीं मिलेंगे, मैं वीडियोस नहीं डालूंगी, ठीक है। सिंपल ये बात है। अगर आपको लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 50 क्वेश्चन, तो आपको शेयर करना पड़ेगा, आपको कमेंट करने पड़ेंगे, ढेर सारे लाइक्स करने पड़ेंगे, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि यार ठीक है आपको सीरीज चाहिए, तभी आएगी, राइट। तो ये आप पे निर्भर करता है कि कितनी ज्यादा ये चल रही है, क्योंकि आपका काम है इसको शेयर करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 251, लेकिन आज का फर्स्ट। विच कमीशन स्टेटेड दैट फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज एट द कोर ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, ठीक है। किस आयोग ने कहा था कि वित्तीय प्रशासन आधुनिक सरकार के मूल है। एक्चुअली क्या होता है ना कि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इतने आते हैं, मैंने आपको इतने सुबह मेरा जो 6 बजे का फैक्चुअल वीडियो आता है उसमें भी मैं कराती हूँ, ये सब करा देती हूँ, सो दैट आप पेपर में अच्छे मार्क्स लेके आओ। दिस इज आपका हूवर कमीशन। जिसको भी लग रहा है कि जल्दी हो रहा है तो आपको पहले पॉज करना था, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रॉन्गली लिस्टेड एज अ जस्टिफिकेशन फॉर द स्टेट कंट्रोल और सुपरविजन ओवर लोकल बॉडीज, ठीक है। निम्नलिखित में से किससे स्थानीय निकाय पर राज्य के नियंत्रण या पर्यवेक्षण के औद्योगिक के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है कि यार हाँ स्टेट को लोकल पे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, बट गलत इसमें क्या है कि क्यों नहीं रख सकते। कंट्रोल इंश्योर्स ग्रेटर एफिशिएंसी इन म्युनिसिपल सर्विसेज। अगर कंट्रोल रखेंगे तो नियंत्रण नगरपालिका सेवाओं में अधिक दक्षता सुनिश्चित करेगी। दूसरा ऑप्शन है, इट कीप्स अ चेक ऑन पावरफुल लोकल इंटरेस्ट विच में ऑपरेट अगेंस्ट द कॉमन इंटरेस्ट। यह शक्तिशाली स्थानीय हितों के पर नियंत्रण रखता है जो आम हितों के खिलाफ काम करते हैं। तीसरा, इट प्रोवाइड्स नेसेसरी फाइनेंसेस टू द बैकवर्ड एरियाज फॉर प्रोविजन ऑफ वेलफेयर सर्विसेज। यह पिछड़े क्षेत्रों को कल्याणकारी सेवा के प्रावधानों के लिए आवश्यक वित्त प्रदान करता है। और चौथा, इट इंश्योर्स डाइवर्सिटी इन म्युनिसिपल सर्विसेज। यह नगर पालिका सेवाओं में विविधता सुनिश्चित करता है। तो यार हमें एफिशिएंसी चाहिए, हमें पावरफुल इंटरेस्ट जो उनके हैं वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो भी चेक करना है, हमें फाइनेंसेस भी चाहिए, बट डाइवर्सिटी हो इसलिए हम कंट्रोल नहीं करते, ठीक है। कंट्रोल करने के ये 3 रीजन हो सकते हैं। नेक्स्ट, A successful revolt is a revolution, a failed revolution is a revolt, ठीक है। Who said that? एक सफल विद्रोह एक क्रांति बन जाता है, वहीं एक असफल क्रांति एक विद्रोह बन जाती है। किसने बोला है ये? दिस इज लेनिन आपके, ठीक है। एंड लेनिन ने एक और चीज बोली थी, इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बोली थी, लेकिन कौन सी कोई बुक थी क्या उनकी? अगर थी तो कौन सा ईयर में थी ये बताओ मुझे। Who said democracy is that form of government in which mass of population possess the right to share the exercise of the sovereign power? किसने कहा था कि लोकतंत्र सरकार का वह रूप है जिसमें जन समुदाय के पास संप्रभु शक्ति का प्रयोग का साझा करने का अधिकार होता है, ठीक है। किसने ये लाइन बोली? दिस इज केटल, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करा रही हूँ, कभी दोबारा ये स्टेटमेंट आ गई तो आपके तो भाई मजे हो जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल बिलीफ ऑफ कंजर्वेटिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़िवाद का केंद्रीय विश्वास नहीं है?
ट्रेडिशन एंड अथॉरिटी, ठीक है, परंपरा और अधिकार, ह्यूमन परफेक्शन एंड प्रॉपर्टी, मानव पूर्णता और संपत्ति, ऑर्गेनिक सोसाइटी एंड हायरार्की, जैविक समाज और पदानुक्रम, और चौथा है आपका ह्यूमन इनपरफेक्शन एंड ऑर्गेनिक सोसाइटी, यानी कि मानव अपूर्णता और जैविक समाज। कि जो आपके सेंट्रल बिलीफ क्या है कि ह्यूमन परफेक्ट बनाने और प्रॉपर्टी, नहीं, ये सेंट्रल बिलीफ नहीं है। आपसे बोलते हैं कि यार ट्रेडिशन और अथॉरिटी बनाए रखने के लिए ऑर्गेनिक सोसाइटी हो, हायरार्की हो, ह्यूमन परफेक्ट है ही नहीं ये मानते हैं, इसलिए उनको क्या चाहिए, इसलिए उनको कुछ प्रिंसिपल्स चाहिए जो पहले से ही उन्हें कोई बता दे, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक सोसाइटी, अच्छा बताने से मुझे याद आया कि देखो अभी 1 मंथ है ना आपकी प्रिपरेशन में, 1 महीना है, उसको आप कैसे यूज करो, क्या आपकी स्ट्रेटेजी हो, ठीक है, हर एक दिन की स्ट्रेटेजी, ये सब के लिए मैंने एक अपना कोर्स निकाला है, दैट इज फॉर 990 रुपीज, ठीक है, सिर्फ 999 का है। एग्जाम अगले महीने होगा, 35 समथिंग डेज है, तो तब तक ये पूरा कोर्स चलेगा। इसमें मैं आपको डेली बताऊंगी, ठीक है, डेली मैं आपको रिवाइज कराऊंगी, डेली आपके रैपिड फायर क्वेश्चन होंगे, क्लासेस होंगी, ठीक है। मैंने जो जिन ने भी मेरा ये कोर्स लिया है उनको पता है, उनके लिए अलग से ग्रुप है, उनको डेली का काम मिलकर रखा है, और हर एक बच्चा जिस तरीके से वीक है उसको उस तरीके से काम मिला है। तो इतना अमेजिंग कोर्स है 1 महीने का। तो अगर आपको एनरोल करना है तो आपको पता है मेरे को टेलीग्राम में मैसेज करो @preeti_bora, ठीक है, प्रीति P और B कैपिटल है, ठीक है, और अंडरस्कोर लगाना है बीच में। और अगर आपको ये नहीं मिलता तो मेरे टेलीग्राम जो चैनल है ना @discoverstudy, वहां पे मैसेज करो। लास्ट डेट ये कोर्स खरीदने की कल शाम में 7 बजे है। कल शाम में 7 बजे के बाद में ये कोर्स, मतलब कल 8 बजे से ये कोर्स शुरू हो रहा है, तो उससे पहले पहले अगर आप परचेस कर लोगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन रीजनिंग है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस द सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, भारतीय संविधान न्यायपालिका की सर्वोच्चता को मान्यता देते हैं। रीजन है द क्वेश्चन एज टू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स इज टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, मौलिक अधिकारों पर एक उचित प्रतिबंध का गठन करने वाला जो प्रश्न है ना वो निर्धारित कौन करता है, कानून की अदालतों द्वारा किया जाता है, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है, हमारी सुप्रीमेसी इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब ये जो हमारा कानून है वो ऊपर क्यों होना चाहिए, क्योंकि कानून ही तो पता बताता है ना कि आपका कि किस तरीके से जो कानून है बाकी उनकी व्याख्या होगी, इसलिए, ठीक है, दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ मॉडर्नाइजेशन हैज नॉट बीन लिस्टेड बाय रॉबर्ट एडवर्ड, ठीक है, आधुनिकीकरण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं रॉबर्ट एडवर्ड द्वारा सूचीबद्ध नहीं की गई है, नहीं पूछा है, ठीक है। फर्स्ट है इट एम्स एट एस्टैब्लिशिंग अ मॉडर्न सोसाइटी, इसका उद्देश्य एक आधुनिक समाज की स्थापना करना है। इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, इसमें राजनीतिक संस्कृति का एक पूर्ण परिवर्तन शामिल है। तीसरा है मॉडर्नाइजेशन एंड ट्रेडिशनैलिटी गो हैंड इन हैंड, आधुनिकीकरण और पारंपरिकता साथ साथ चलते हैं। और चौथा है इट इज बेस्ड ऑन रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यह संसाधनों की तर्क संगत वितरण पर आधारित है। तो इसका मैं बताती हूँ आपको कि इसमें ना जो मॉडर्नाइजेशन और ट्रेडिशनैलिटी दोनों साथ में नहीं चलते, क्योंकि ट्रेडिशनल होता है कि जो पुराना पारंपरिक, ठीक है, वो वाली चीज है, और मॉडर्न यानी कि आधुनिक, तो एकदम डिफरेंट है, एकदम अपोजिट है, तो ये गलत मैच हो रखा है। अर्नस्ट मंडेल जो कि एक मार्क्सिस्ट स्कॉलर है, इज वन ऑफ हु आर्ग्यूड अबाउट डैश ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। अर्नस्ट मंडेल एक मार्क्सवादी विद्वान है जिन्होंने डैश नौकरशाही के बारे में तर्क दिया है। कौन सी तरह नौकरशाही के बारे में दिया है, वर्किंग क्लास, मजदूर वर्ग, लिबर्टेरियनिज्म, उदारवादी, ठीक है, पोस्ट कैपिटलिस्ट पूंजीवाद के बाद, और आपके फासिस्ट फासीवादी। तो उन्होंने वर्किंग क्लास और पोस्ट कैपिटलिस्ट, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड बोला है, मजदूर वर्ग और पूर्व पूंजीवाद के बाद वाला जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, उसके बारे में बात की है। Who among the following has raised the issues of sovereignty, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता का मुद्दा उठाया है, मॉटलैंड, ऑस्टिन, फिक्स या फिर आपके जुरिची। सो इट इज ऑस्टिन, ठीक है। लॉर्ड ऑस्टिन क्या कहते थे, स्टेट को सुप्रीम, ठीक है, स्टेट के पास सुप्रीम सोवरानिटी है, क्योंकि स्टेट ही सब कुछ लॉज वगैरह बनाता है, ये स्टेट सर्वोच्चम है, इस तरीके से ये स्टेट को रेफर करते हैं, स्टेट सोवरानिटी की बात करते हैं, और सोवरानिटी एक्सप्लेन भी कर रखा है पूरा, ठीक है। सोवरानिटी क्या होती है हिंदी में, संप्रभुता, इसका मतलब क्या होता है कि यार आप लोग हो ना, समझ लो मैंने अगर आपको बोल दिया कि यार आप सोवर्ण हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने डिसीजंस खुद लोगे और अपने मुताबिक काम करोगे, किसी और के बोलने पे काम नहीं करोगे। लेकिन जो मेरा कोर्स लेगा उसको हर एक दिन मेरे हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है।
Which one of the following statement is correct? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? The legal sovereign is superior to political sovereign. कानूनी संप्रभु राजनीतिक संप्रभु से बेहतर है. दूसरा है the legal sovereign is inferior to political sovereign. ठीक है, कानूनी संप्रभु राजनीतिक संप्रभु से नीचा है. तीसरा है legal sovereign is equal to political sovereign. ठीक है, कानूनी संप्रभु राजनीतिक संप्रभु के बराबर है. और चौथा है no relationship exists between political and legal sovereign. राजनीतिक और कानूनी संप्रभु के बीच कोई संबंध मौजूद नहीं है. सो बेसिकली जो आपका लीगल सोवर्न है और पॉलिटिकल सोवर्न है दोनों एक ही है. आजकल के जमाने में जो लीगल सोवर्न वाली जो पावर है ना वो पॉलिटिकल अथॉरिटी को ही देते हैं क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम वो चलाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट Which one of the following is attributed to the dependency theory? निम्नलिखित में से कौन निर्भरता सिद्धांत पे के लिए जिम्मेदार है? कौन सी थ्योरी की वजह से निर्भरता सिद्धांत आया था? डिपेंडेंसी थ्योरी आपको पता है रॉल प्रेबिश ने क्या बोलते हैं ये जो टर्म है ये कॉइन की थी. उसके बाद आपको पता है आंड्रे गुंडर फ्रैंक ने 1960s में डिपेंडेंसी थ्योरी का बताया था कि यार देखो दो टाइप की कंट्रीज होती है. एक तो होती है कोर कंट्रीज जो कि डेवलप होती है और उसके इर्द गिर्द घूमने वाली सैटेलाइट. ठीक है, जो कि है आपकी डेवलपिंग लीस्ट डेवलप्ड वाली कंट्रीज. ठीक है, जो इनमें किसी ना किसी तरीके से डिपेंडेंट होती है और ये भी डिपेंडेंट होते हैं. कोर वाले डिपेंडेंट होते हैं लेबर रॉ मटेरियल के लिए और बाकी अपनी मार्केट के लिए. ठीक है, और ये जो सैटेलाइट होती है वो किस लिए डिपेंडेंट होते हैं? फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, ठीक है, डेवलपमेंट, इन सब के लिए. राइट, ये जो डिपेंडेंसी थ्योरी है ना ये स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट थ्योरी है. ठीक है, संरचनात्मक मार्क्सवादी सिद्धांत है. राइट, स्क्रीन पॉज किया करो, आंसर दिया करो, फिर प्ले करना है. ठीक है, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है आपके पास. नेगेटिव लिबर्टी of the individual consists not being prevented from attaining its goal by other human beings. ठीक है, मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी में डिफरेंस बताया था. ठीक है, पॉजिटिव का मतलब है कि यार मेरे को अपने से मतलब है कि मैं कुछ करूं. ठीक है, मेरे को दूसरे से मतलब नहीं है. इसमें स्टेट को एक तरीके से पॉजिटिव रोल देते हैं. नेगेटिव वाले में क्या बोलते हैं कि यार हर एक इंडिविजुअल कुछ कर तो सकता है लेकिन उसके कुछ करने में जो दूसरे है ना अदर्स वो बाधा नहीं डालेंगे. ठीक है, इसमें स्टेट को लिमिटेड बोल रखे होते हैं तो ये अदर्स पे भी फोकस करता है. तो व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता में अन्य मनुष्य द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने पर रोका नहीं जा सकता, यानी कि अन्य व्यक्ति की बात होती है. तो बिल्कुल सही है. नेक्स्ट है फ्रीडम इज क्यों ऐसा अन्य व्यक्ति की बात की है? क्योंकि फ्रीडम इज एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, क्योंकि स्वतंत्रता संयम का अभाव है. सो सही है, दोनों सही है एंड ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. नेक्स्ट, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मार्क्सिज्म. मार्क्सवाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. क्लास स्ट्रक्चर इज इनहेरेंट टू फ्यूडल सोसाइटी. वर्ग संरचना शांति समाज में अंतर्निहित है. दूसरा है मैटर इज द एसेंस ऑफ द यूनिवर्स. पदार्थ ब्रह्मांड का सार है. हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म रिप्रेजेंट्स द साइंटिफिक बेसिस. ऐतिहासिक भौतिकतावाद वैज्ञानिक आधार का प्रतिनिधित्व करता है. और चौथा है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म रिप्रेजेंट्स द फिलोसॉफिकल बेसिस, कि द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद दार्शनिक आधार का प्रतिनिधित्व करता है. आपको सुनने में हैरानी होगी बट हिस्टोरिकल साइंटिफिक बेसिस बताता है एंड ये फिलोसॉफिकल. मैटर एसेंस है हर एक चीज का, तभी मटेरियलिज्म पे सब चीज डिपेंडेंट है. मार्क्सिज्म कहते हैं क्लास स्ट्रक्चर इज इनहेरेंट टू फ्यूडल सोसाइटी. ये फ्यूडल सोसाइटी नहीं बल्कि आप हिस्टोरिकली जितनी भी सोसाइटी बोलोगे ना सब में होता है. राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारी सही है. हॉब्स मेजर वर्क ऑन पॉलिटिक्स एंटाइटल्ड डिक्लाइव अपीयर्ड इन. ये डिक्लाइव है, डिक्लाइव इसको ऐसे लिखते हैं. कब आया था? ये आया था 1642 में. ठीक है, इस पे फोकस किस में किया था? ठीक है, किस चीज पे, कौन सी पॉलिटिकल क्वेश्चन पे फोकस किया था ये मुझे आप बताओगे. ठीक है, क्योंकि कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि फोकस किस पे था. द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ एरिस्टोटल इज. अरस्तु का राजनीतिक दर्शन क्या है? अभी मुझे कमेंट करके अरस्तु की बुक लिख के बताओ. नॉर्मेटिव एंड आइडियल मानक और आदर्श. साइंटिफिक एंड क्रिटिकल वैज्ञानिक और महत्वपूर्ण. इंपीरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव अनुभवजन्य और वर्णनात्मक. और इमेजिनरी एंड मेथडिस्ट काल्पनिक और मेथडिस्ट. ठीक है, सो बेसिकली जो एरिस्टोटल थे अरस्तु थे वो इंपीरिकल होती है अनुभवजन्य, यानी कि एक तरीके से आप प्रैक्टिकल बोल सकते हो. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव यानी कि वर्णनात्मक, कि इसको डिस्क्राइब करना बताना. तो इस तरीके का इनका जो फिलोसफी राजनीतिक पूरा सिद्धांत होता था. According to John Locke, the object of all human action is to. जॉन लॉक के अनुसार सभी मानवीय क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? To subordinate pleasure for pain. दर्द के लिए सुख को अधीनस्थ करना. To keep pleasure and pain equal. दोनों को इक्वल रखना, सुख और दर्द को बराबर रखना. To keep pleasure most of the time. ज्यादातर समय आनंद रखना है. और to subordinate pain for pleasure. ठीक है, दुख के लिए दर्द का मात देना. So basically इन्होंने क्या बोला था
कि प्लेजर को नीचे रखो, ठीक है, ये सब रखो। क्या बोला था कि जॉन लॉक का, कि ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन बीइंग ना बेसिकली टू सबऑर्डिनेट पेन, ठीक है, पेन को करके प्लेजर पे ज्यादा फोकस करता है, राइट। इसमें स्टिल एक बार इस आंसर को फिर से चेक कर लेना, मेरे को हल्का सा डाउटफुल लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द रूसोस फिलॉसफी। रूसो के दर्शन से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इंडिविजुअल्स इज द पॉलिटिकल कम्युनिटी शुड बी इन्वॉल्व इन लॉ मेकिंग, ठीक है, सभी व्यक्तियों को राजनीतिक समुदाय को कानून बनाने में शामिल होना चाहिए। पीपल देमसेल्व्स वुड बी सोवर्न अथॉरिटी, लोग स्वयं संप्रभु प्राधिकारी होंगे। देयर इज एन डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड कम्युनिटी, राज्य और समुदाय में एक अंतर होता है, ठीक है। देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल, ठीक है, सरकार और जनता के बीच में एक अंतर होता है। तो ये थर्ड और फोर्थ तो बिल्कुल सही है। सारे लोग इन्वॉल्व होने चाहिए लॉ मेकिंग में, बिल्कुल होने चाहिए, ये मानते थे कि नहीं, सॉरी एक सेकेंड, तो ये मानते थे, सारे लोग की बात नहीं करते थे, ये बोलते थे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी यानी कि सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इन्वॉल्व हो या ना हो, ऑल इंडिविजुअल इज द पॉलिटिकल कम्युनिटी शुड बी इन्वॉल्व। इन्वॉल्व का नहीं है बट रिप्रेजेंटेशन, की खुद हो या ना हो बट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। लोग खुद एक सोवर्न अथॉरिटी है, ये बिल्कुल सही बात है, बट देमसेल्व्स, ठीक है, खुद नहीं है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए सोवर्न, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ ही सही है। असर्शन रीजनिंग है, प्लेटो इज एन आइडल फिलोसोफर, प्लेटो एक आदर्श दार्शनिक है, और दिस इज प्रूफ थ्रू एरिस्टोटल्स फिलोसफी, ये अरस्तु के दर्शन में सिद्ध होता है। बिल्कुल, क्योंकि अरस्तु ने इनको, जो अरस्तु थे वो खुद रियलिस्ट थे, ठीक है, तो इन्होंने इनके जो आदर्शवाद है उसको चैलेंज किया है, तो बिल्कुल होता है, राइट। नेक्स्ट, कौटिल्या's फॉरेन पॉलिसी वाज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, कौटिल्य की विदेश नीति किस सिद्धांत पर आधारित थी? टेरिटोरियल एक्सपेंशन, क्षेत्रीय विस्तार, एक्सपीडियंसी, समीचीनता, ठीक है, समीचीनता, और थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड, सजा और पुरस्कार का सिद्धांत, और लेबर थ्योरी, श्रम सिद्धांत। सो एक्सपीडियंसी कि किस समय क्या करना चाहिए उस चीज पे होती थी। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य द प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी, कौटिल्य के अनुसार नैतिकता का सिद्धांत क्या होता है? शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन पॉलिटिक्स, राजनीति के ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए, नॉट बोला है। शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन पॉलिटिक्स, राजनीति में ध्यान रखा जाना चाहिए, मोरालिटी यानी कि ये। ऑल आर एक्वेंटेंस ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का सर्वोच्च कृष्टता है, और इकोनॉमिकली वीक स्टेट, आर्थिक रूप से कमजोर राज्य। सो बेसिकली ये बोलते हैं कि इसको ना ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन कभी अगर दोनों में ज्यादा फाइट हो तो ऑब्वियसली बात है पॉलिटिक्स पे ज्यादा फोकस करते थे। एंशिएंट इंडियन पॉलिटी वाज कंडीशनड बाय, प्राचीन भारतीय राजव्यवस्था किसके द्वारा निर्धारित की गई है? किसने आपको प्राचीन भारतीय राजव्यवस्था, आप कैसे पढ़ते हो? स्मृति से पढ़ते हो, स्मृति यानी कि जो चीजें याद होती है, धर्मशास्त्र, स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान, या फिर वेदास, तो धर्मशास्त्र के थ्रू आपको पता चलता है। नेक्स्ट, Who stated that democracy is based on false assumptions on equality, ठीक है, किसने कहा था कि लोकतंत्र समानता की झूठी धारणा पर आधारित है? दिस इज एरिस्टोटल। क्यों कहा था? क्योंकि इक्वालिटी ना सच में इक्वालिटी नहीं है, ये बोलते थे प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी होती है, ठीक है। प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी का मतलब क्या है कि भाई सिर्फ जो इक्वल है ना उनको इक्वली ट्रीट करो। मतलब समझ लो एक मैं रेस करा रही हूँ जिसमें मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, ठीक है, ओल्ड, ठीक है, और एंड फिजिकली डिसेबल, सबको इकट्ठे दोहरा रही हूँ, तो ये तो इक्वालिटी नहीं हुई। इक्वालिटी क्या हुआ कि जो इक्वल है, जैसे मैन उनकी एक रेस होनी चाहिए, वुमेन उनकी एक रेस होनी चाहिए, इस तरीके से इक्वालिटी, ठीक है। इन द मिडिवल टाइम्स द किंग वॉज कंसिडर्ड एज, मध्य काल में राजा को क्या माना जाता था? अकाउंटेबल टू द कम्युनिटी फॉर हिज एक्शन, अपनी कार्रवाई के लिए समुदाय को प्रति जवाबदेही। अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ पोप, पोप के हाथ में एक कठपुतली। रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड ऑन अर्थ, पृथ्वी पर भगवान का प्रतिनिधित्व। और रिगार्डेड एज सुपीरियर टू द कस्टम्स एंड लॉज ऑफ नेचर, ठीक है, प्रकृति के रीति रिवाज और कानून में श्रेष्ठ माना जाता था। तो ये माना जाता था कि जो राजा है ना वो भगवान का रूप है धरती पे। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, अ टेक्स्ट बुक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी वाज रिटन बाय। अर्थशास्त्र का सिद्धांत एक राजनीतिक अर्थव्यवस्था की एक पाठ्य पुस्तक है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? अल्फ्रेड मार्शल, जेएस मिल, कार्ल मार्क्स या फिर लेनिन? दिस इज अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है, ध्यान रखना। Who said there is relationship between unemployment and inflation, ठीक है, किसने कहा था कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच में एक संबंध है? दिस इज आपका जॉन मेयर्ड केन्स, ठीक है, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
According to Aquinas, थॉमस एक्वाइंस है, which one of the following was a perverted form of the government? एक्वाइंस के हिसाब से एक्वाइनस के हिसाब से जो निम्नलिखित में से कौन सी सरकार एक विकृत रूप है? एरिस्टोक्रेसी अभिजात वर्ग, पॉलिटी राजनीति, मोनार्की राजशाही और डेमोक्रेसी लोकतंत्र। दिस इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को मानते थे ये। लिबर्टी इन पॉजिटिव सेंस मीन्स सकारात्मक अर्थों में स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है? ठीक है, अभी मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव बताया था। लिबर्टी ग्रांटेड अंडर द लॉ, कानून के तहत दी गई स्वतंत्रता। लिबर्टी विच पीपल हैव एंजॉयड फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम, स्वतंत्रता जिसका लोगों ने प्राचीन काल से आनंद लिया है। प्रोविजंस कंडीशन विच आर कंडक्टिव टू ह्यूमन डेवलपमेंट, प्रावधान स्थितियां जो मानव विकास के लिए अनुकूल है। और प्रोविजंस ऑफ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ टू एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी, समाज के लिए प्रत्येक सदस्य के लिए जीवन में मूलभूत आवश्यकताएं की प्रावधान। सो बेसिकली वो सारी प्रावधान और वो सारी कंडीशन, ठीक है, प्रावधान और स्थितियां जो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, मानव के विकास के लिए अनुकूल है, वो होती है पॉजिटिव सेंस में लिबर्टी। Which one of the following are true functions of electoral process in democracy? ठीक है, लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया कि इसके सही कार्य निम्नलिखित में से क्या हैं? टू कीप द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव टू द पॉपुलर विल, लोक इच्छा के प्रति सरकार को उत्तरदायी बनाए रखना। टू ब्रिंग टुगेदर सिटीजन्स टू चूज पब्लिक डिसीजंस, ठीक है, सो बेसिकली सर्वाधिक निर्णय लेने के लिए, चुनने के लिए नागरिकों को एक साथ लाना। टू चेंज द गवर्नमेंट पीरियडिकली इफ नेसेसरी, जरूरत पड़ने पर समय समय पर सरकार बदलना। और चौथा है टू सपोर्ट अ कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम, प्रतिस्पर्धा पार्टी प्रणाली का समर्थन करना। सो बेसिकली लोगों को साथ में लाना पब्लिक डिसीजन मेकर्स के लिए, ये नहीं है क्योंकि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी में हमेशा रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधित्व है, वो डिसीजन लेंगे, बाकी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। नेक्स्ट, जॉन रॉल्स रिवाइव द आइडिया ऑफ नेगोशिएटर्स टू बिल्ड हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, जॉन रॉल ने न्याय के अपने सिद्धांत के निर्माण के लिए वार्ताकारों के बीच अपनी पुनर्जीवित की थी, ठीक है, विचार पुनर्जीवित किया था। द नोशन ऑफ रैशनल नेगोशिएटर्स ओरिजिनली बिलोंग्ड टू, तर्क संगत वार्ताकरणों का जो धारणा है ना, वो मूल रूप से किससे संबंधित है? हीगल, नीशे, काफ्का या फिर कांट? तो दिस इज इमैनुअल कांट, उनसे संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट, डैश सेड डेमोक्रेसी इज नथिंग मोर देन एक्सपेरिमेंट इन गवर्नमेंट, ठीक है, इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, दिस इज रसल, ठीक है। डेमोक्रेसी लोकतंत्र सरकार में एक प्रयोग से ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, दिस इज रसल लॉवेल, ठीक है, इन्होंने बोला था। नेक्स्ट, Dash is conceived with the hidden agenda behind political action and seeks to discover the economic, cultural and psychological determinants of political phenomena. Dash राजनीतिक कार्यवाही के पीछे छिपे हुए एजेंडा से संबंधित है और राजनीतिक घटनाओं के आर्थिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक निर्धारकों की खोज करना चाहते हैं। डेवलपमेंटलिस्ट विकासवादी, ठीक है, आपके बिहेवियरलिस्ट व्यवहारवादी, स्ट्रक्चरलिज्म आपकी संरचनावाद और चौथा प्लूरलिज्म आपका बहुलवाद। दिस इज आपका स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है, जो बेसिकली आपके नई चीजें देखना, स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं, ठीक है, हर टाइप का। नेक्स्ट, institutions, processes and interaction through which values are authoritatively allocated, यानी कि authoritative allocation of values in a society, ठीक है, संस्थाएं, प्रक्रिया और अतः क्रियाएं जिनके माध्यम से किसी समाज में मूल्यों का आधिकारिक रूप से आवंटित किया जाता है, उसे क्या बोलते हो? किसने बोला था ये? दिस इज डेविड एस्टन। कौन सी बुक में बोला था ये मुझे बताओ, कौन सी बुक रिलेटेड है इस चीज से, ये बता दो ईयर के साथ। Who among the following exercise great influence on the use of concept of system in political analysis, ठीक है, राजनीतिक विश्लेषण में व्यवस्था की अवधारणा के प्रयोग पर निम्नलिखित में से किसने बहुत प्रभाव डाला है? टैलकॉट पार्सन, रॉबर्ट हाल, ग्राम्स्की या लासवेल? दिस इज टैलकॉट पार्सन, ठीक है। सिस्टम अप्रोच, सिस्टम में क्या होता है, कुछ इनपुट्स होते हैं, इधर सिस्टम में पूरी प्रोसेस होती है, यहाँ से आउटपुट होता है और ये फीडबैक। अब आप बोलोगे इनपुट क्या है? इनपुट है कि जो लोग डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, लोग डिमांड कर रहे हैं, वो डिमांड को प्रोसेस कर रहे हैं गवर्नमेंट की, क्या सही डिमांड है, क्या गलत डिमांड है, फिर उस पर डिसीजन ले रहे हैं, लॉज आ रहे हैं और इस डिसीजन के बेसिस पे एक फीडबैक मिल रहा है लोगों को, फिर उनकी डिमांड चेंज हो रही है, दैट इज आपका सिस्टम अप्रोच। Who described Aurobindo as the prince of Indian thinkers? आज तुमने देख रहे हो, आज मैंने मोस्टली क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले बेस करा रही हूँ, जिसमें कुछ ज्यादा समझाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफी आते हैं। अरबिंदो को भारतीय विचारकों के राजकुमार ने के रूप में किसने वर्णित किया है? दिस इज रोमेन रोलैंड, ठीक है, रोमेन रोलैंड।
इन पॉलिटिकल साइंस द गेम थ्योरी इज यूज टू स्टडी ऑन, राजनीतिक विज्ञान में गेम थ्योरी का प्रयोग किस पर अध्ययन के लिए किया जाता है, यूज किया जाता है? इश्यूज ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट, शांति और संघर्ष के मुद्दे, ठीक है। और कल ये वीडियो मैं तभी डालूंगी, कल जब मेरे को आप इस वीडियो में कल तक 500 से ज्यादा एटलीस्ट वो व्यूज आएंगे। कॉपरेशन अमंग नेशंस एंड इंस्टीट्यूशन, राष्ट्रों संस्थानों के बीच सहयोग, ठीक है। इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पावर एंड डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। शक्ति का अंतरराष्ट्रीय संतुलन और श्रम विभाजन, प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड डिप्लोमेसी, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति के बीच में समस्या है। तो किस लिए यूज होता है भाई? ये इसलिए यूज होता है अंतरराष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति की समस्याएं सॉल्व करने के लिए। Who among the following are considered as intellectual for bearer of political movement in political science? निम्नलिखित में से किसे राजनीतिक विज्ञान में व्यवहार आंदोलन के पदाधिकारियों के लिए बुद्धिजीवी माना जाता है? ठीक है, बिहेवियरल मूवमेंट। सो आपको पता ही है, दिस इज डेविड एस्टन एंड चार्ल्स मरियम, ठीक है, ये याद रखना। डेविड एस्टन ने ही बिहेवियरल मूवमेंट शुरू किया था, उसके बाद पोस्ट बिहेवियरलिज्म भी इनका है। एंड चार्ल्स मरियम तो एक बहुत बड़े प्रोपोनेंट है इस पूरे अप्रोच में। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग अप्रोच टू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट बिकॉज, राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक विकास को समझने का सबसे आशाजनक दृष्टिकोण है, क्योंकि द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस वन, राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया एक सतत है। एटीट्यूड्स आर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड अनटच्ड आफ्टर द एज ऑफ 10, ठीक है। मनोवृत्ति शिशुअवस्था के दौरान स्थापित होती है और इसे 10 वर्ष की आयु के बाद अछूती होती है, मतलब चेंज नहीं कर सकते। सोशलाइजेशन इंडक्ट्स इंडिविजुअल इनटू कल्चरल एंड डिप्लोमेटिक प्रोसेसेस, समाजीकरण व्यक्तियों को सांस्कृतिक और विकासात्मक प्रक्रिया में शामिल कर देते हैं। और सोशलाइजेशन टेक्स द फॉर्म ऑफ ईदर मैनिफेस्ट और लेटेंट ट्रांसमिशन, समाजीकरण या तो प्रकट या गुप्त संरक्षण का रूप लेता है। सो बेसिकली इसमें बोलते हैं पॉलिटिकल राजनीतिक समाजीकरण, क्या बोलते हैं कि जो समाजीकरण है वो व्यक्तियों को सांस्कृतिक और विकासात्मक प्रक्रिया में शामिल करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कार्ल डूश कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग इम्प्लाइज, कार्ल डूश किससे रिलेटेड है? कम्युनिकेशन अप्रोच से रिलेटेड है, संचार की जो दृष्टिकोण है उससे संबंधित है ये। बेसिकली कार्ल डूश की सीखने की अवधारणा का तात्पर्य क्या है? प्रॉपर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड टू द सिस्टम, कि सिस्टम को संप्रेषित सूचना का उचित उपयोग होना चाहिए। द एबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम टू रीएडजस्ट इटसेल्फ बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, प्राप्त जानकारी के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था को खुद के समायोजित करने की क्षमता। तीसरा है द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू एक्सेप्ट मोर चेंजेस, अधिक परिवर्तनों को स्वीकार करने की सिस्टम की क्षमता, ठीक है। और चौथा है कम्युनिकेशन ऑफ इफेक्टिव इंफॉर्मेशन टू द सिस्टम, ठीक है, सिस्टम को प्रभावी जानकारी संचार। सो बेसिकली क्या है कि प्रॉपर यूज करो जो कम्युनिकेशन है उसका मतलब होता है। नेक्स्ट, लिबरलिज्म कोइंसाइड विद द ट्रेडिशन, उदारवादी परंपरा के साथ मेल खाता है। द थॉट बिगिंस विद, ठीक है, ये किसने बोला? दिस इज मॉस्का, गेट टू नो मॉस्का। मॉस्का की मुझे बुक बताओ और मुझे बताओ मॉस्का ने कोई एक थ्योरी का नाम बताओ जो मॉस्का ने दी है, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ पब्लिक पॉलिसी, देखो फादर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बोला है, सार्वजनिक नीति के जनक कौन है? दिस इज हेरोल्ड लासवेल। हेरोल्ड लासवेल की बुक बताओ मुझे कमेंट सेक्शन पे, राइट। नेक्स्ट, असर्शन और रीजनिंग है क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन इज द पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, संचार संगठन में सूचना का पारित होना है। और इसका रीजन है कम्युनिकेशन इज द ब्लड स्ट्रीम ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संचार प्रत्येक संगठन का रक्त प्रवाह है। सो बेसिकली क्या है कि इंफॉर्मेशन पास होना का मतलब वही है कि एकदम जैसे ब्लड हमारे बॉडी में काम करता है ना, वैसे इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन में। सो दिस इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड सही है। द एसेंस ऑफ माओ जेडंग्स न्यू डेमोक्रेसी इज, पहली बात तो मुझे बताओ माओ जेडंग ने न्यू डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट कौन से ईयर में दिया था और क्यों दिया था, ये मुझे बताओ ये कमेंट करके। इनका मतलब क्या है? नया लोकतंत्र का मतलब क्या था? फॉर कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कैपिटलिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन अमंग वर्कर्स, पूंजीपतियों की संपत्ति की जब्ती और श्रमिकों के बीच वितरण करने के लिए। या फिर ट्रेड एंड इंडस्ट्री टू बी इन द हैंड्स ऑफ पीपल, व्यापार और उद्योग लोगों के हाथ में होना चाहिए। वर्चुअली रेप्लिका ऑफ द सोवियत सिस्टम, वस्तुतः सोवियत प्रणाली की प्रतिकृति। और चौथा है द रूलिंग पावर इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, लोगों के हाथों में सत्तारूढ़ शक्ति, ठीक है। सो बेसिकली ये बोलते थे कि जो ट्रेड और इंडस्ट्री है ना वो लोगों के हाथ में होनी चाहिए। नेक्स्ट,
Who said revolution as a rapid, fundamental and violent domestic change in the domestic value and myths of the society? ठीक है, किसने कहा है क्रांति एक समाज में प्रमुख मूल्यों और मिथकों में एक तीव्र, मौलिक और हिंसक घरेलू परिवर्तन के रूप में? दिस इज सैमुअल हंटिंगटन। ठीक है, नेक्स्ट, सैमुअल हंटिंगटन की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आई थी, उसमें कितने 9 सिविलाइजेशन थे, सारे 9 के 9 का नाम बताओ, कौन सी ईयर में बुक आई थी वो भी बताओ मुझे। ठीक है, और इनकी एक डेमोक्रेसी थी, 3 वेव ऑफ डेमोक्रेसी है, उसमें 3 वेव में से हर 3 वेव और 3 रिवर्स वेव, ठीक है, 2 रिवर्स वेव, इनके मुझे ईयर जो ड्यूरेशन है वो बताओ कमेंट करके। द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लिस्टेड? ठीक है, 73rd जो अमेंडमेंट है किसमें नहीं है? सो बेसिकली शेड्यूल्ड एरियाज में नहीं लगता है, ये सारे ही उसमें आते हैं। ठीक है, तो इनमें से क्या बोलते हैं, कोई भी आंसर नहीं है। द राइट टू, एक बार पढ़ लेना पॉज करके स्क्रीन। ठीक है, द राइट टू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज गिवन इन फ्रांस इन विच ईयर? ठीक है, फ्रांस में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का अधिकार किस वर्ष में दिया गया था? यानी कि एक तरीके से यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कैसे, क्योंकि मेन को तो पहले ही से था, तो वुमेन को कब दिया गया था ये पूछा गया। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए या फिर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो आ जाए, दोनों का एक ही आंसर है 1945। ठीक है, यूके में कब था? यूके में 1918, यूएसए में आपका 1920, न्यूजीलैंड फर्स्ट थी 1893। ठीक है, या फिर कोई कौन सा ईयर है न्यूजीलैंड का ये बताओ। फिनलैंड पहली थी यूरोप में 1906। उसके बाद इंडिया क्या है? इंडिया तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ही दे दिया था, कि हमने कभी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन किया ही नहीं। ड्यूरिंग whose term discussion on committed judiciary started? प्रतिबंध न्यायपालिका पर चर्चा किसके कार्यकाल में शुरू हो गई थी? वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, मिसेस इंदिरा गांधी या फिर चरण सिंह? दिस इज इंदिरा गांधी। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछते हैं कि 0R कब शुरू हुआ हमारे इंडिया में? कॉलिंग अटेंशन नोटिस, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, फाइनेंस कमीशन। तो याद रखो फाइनेंस कमीशन 51 में आया, शॉर्ट ड्यूरेशन जो छोटे समय के लिए जो डिस्कशन करते हैं वो 53 में आया। कॉलिंग अटेंशन नोटिस की सब लोगों की अटेंशन एक मुद्दे पे जाए वो चीज आई आपकी 54 में, और 0R है ना वो आपका 62 में। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। नेक्स्ट, 0R क्या होता है ये मुझे कमेंट करके बताओ। द 89th अमेंडमेंट इज अ स्टेप टुवर्ड्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। 89वां जो संशोधन है सहकारी संघवाद का एक और कदम है। ठीक है, 89 रेवोल्यूशन अमेंडमेंट में क्या क्या चेंजेस हुए थे ये मुझे कमेंट करके बताओ। द 10th फाइनेंस कमीशन हैज रिकमेंडेड द कांसेप्ट ऑफ सिंगल डिवीजन टैक्स पूल। ठीक है, क्यों? क्योंकि 89 ये बोलते कि एक्स यानी कि 10th जो वित्त आयोग ने एकल विभाज्य कर पुल की अवधारणा की सिफारिश की थी इसमें, इसलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट, अ बिल इज कंसिडर्ड अ मनी बिल आज इफ इट इन्वॉल्व्स, एक विधेयक को धन विधेयक के रूप में कब माना जाता है? अच्छा, पहली बात तो मनी बिल कौन से आर्टिकल में मेंशन है ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। राइट, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स बाय अ लोकल अथॉरिटी, स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी भी कर का विनियमन। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ बोरिंग ऑफ मनी बाय द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, संघ या राज्य सरकार द्वारा पैसे उधार लेना या विनियम। द इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज, नॉन रिसिप्ट ऑफ मनी फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, दंड डालना या फिर केंद्र से पैसे की प्राप्ति ना होना। तो ये पैसे प्राप्ति है ये तो नहीं है, पेनल्टीज तो बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, लोकल मैंने कहा था आपको लोकल अथॉरिटी नहीं आए, बाकी अगर टैक्स होता तो ठीक है, लोकल वाला टैक्स नहीं आता। सो ये है कि अब अगर स्टेट और सेंटर बोरो कर रहे हैं तो वो उसकी जो रेगुलेशन है उसका नियंत्रण वो बिल्कुल आता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इसके बाद आप मुझे बताओगे कि आपके कितने मार्क्स आए हैं और इस वीडियो को शेयर करोगे। और अगर आपको पूरी गाइडेंस चाहिए, हर एक दिन भी वेस्ट नहीं करना चाहते, तो मेरा कोर्स लॉन्च करोगे। ठीक है, मेरा कोर्स लॉन्च है, उसको ज्वाइन करोगे। द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज सुपीरियर टू दैट ऑफ पोजीशन ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बिकॉज, भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति से श्रेष्ठ क्यों है? द यूके हैज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि यूके में एक लिखित संविधान है। इंडिया हैज अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, भारत में सरकार की एक संघीय प्रणाली है। ठीक है, तीसरा, हिज ऑफिस हैज बीन क्रिएटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो हमारा जो इंडिया में जो वो है ना प्राइम मिनिस्टर, उनका ऑफिस, उनका कार्यालय भारतीय संविधान द्वारा बनाया गया है। और इंडिया हैज अ मल्टी पार्टी सिस्टम, भारतीय में बहुदलीय व्यवस्था है। सो बेसिकली ये नहीं होगा क्योंकि बहुदलीय व्यवस्था उधर भी है। यूके में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पहली बात। इंडिया में फेडरल सिस्टम है, बट उस फेडरल सिस्टम तो यहाँ पे भी है। ठीक है, उससे क्या हो गया? सो बेसिकली हमारा जो इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हमारे में जो प्राइम मिनिस्टर को पावर दी गई है ना, वो सेंटर ने, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ सेंटर वेंटर ने दिया, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है।
ठीक है। सो अब क्या करना है आपको, जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो एंड वीडियो को लाइक करना, कमेंट मेरे को ढेर सारे चाहिए और मुझे शेयर चाहिए भाई। व्यूज शेयर जितने आएंगे उतनी ये वीडियोस आएगी, अदरवाइज ये वीडियोस भी रुक जाएंगी, मैं पहले ही बता रही हूँ। तो इसलिए प्लीज प्लीज शेयर करो, और जिसको मेरी गाइडेंस के साथ ये 1 महीना यूटिलाइज करना है तो वो 999 में जो मेरा कोर्स है वो ले लेना। @DiscoverStudy में मुझे मैसेज कर देना, ये है मेरा टेलीग्राम में, या फिर @Preeti_Bora, ठीक है, Preeti_Bora को मैसेज कर लो। और ये चैनल आप में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही अमेजिंग है। ये जो चैनल है इसमें आपकी पीडीएफ्स भी हैं। ये फर्स्ट 4 जो मतलब पार्ट्स है उसकी है पीडीएफ, क्योंकि मैं पीडीएफ सैटरडेज को अपलोड करती हूँ, ठीक है, तो सैटरडेज को अपलोड सारी हो जाएंगी, राइट। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है।